बढ़ेंगे खबरों की ओर और इसी बीच हम बात करेंगे दरिंदगी की इंतहा की। खबर उन्नाव की है, जहां गैंग रेप पीड़िता के घर आरोपियों का तांडव। झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जलाने का किया प्रयास। साथ ही पीड़िता का बच्चा समेत एक अन्य मासूम झुलसा। दुष्कर्म पीड़िता और परिजनों ने लगाया आरोप। उन्नाव एसपी की लापरवाही से हुई बड़ी वारदात। शिथिल पर्यवेक्षण और लापरवाही करते हैं एसपी उन्नाव। राजनीतिक संरक्षण के चलते एसपी पर कार्यवाही नहीं होती। जमानत पर छूटे आरोपी पर लगाया आरोप। अस्पताल पहुंचने पर मासूमों को नहीं मिला स्ट्रेचर। पहले पिता को पीट कर हॉस्पिटल पहुंचाया। जिले के मोरावा थाना क्षेत्र की घटना। निके में लड़की साथे गलत काम करे, सब लोग का दिमाग केस वापस ले ले पनिया नहीं तुमका जानते मार हमरे बिटिया को मारे, हमका मारे, हमारे बच्चन को उठा के आगे में फेंक देना। कौन लोग थे? रोशन और सतीश, यही लोग मारन, यही लोग आए का केस अपन वापस ले लो, तुमका जानते मार देवे। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीड़िता के अधिवक्ता संजीव त्रिवेदी। संजीव, जैसा कि देखने में आ रहा है कि पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, पुलिस लगातार इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास करती रही। 13 फरवरी 2022 को जब नाबालिग लड़की के साथ, पीड़िता के साथ बहुत कुकृत्य की घटना हुई थी, तब से लेकर आज तक पुलिस ने इस पूरे मुकदमे को दबाने का प्रयास किया। जी 13 फरवरी के बाद जब लड़की का मेडिकल कराया गया था, तब पता चला था कि लड़की 6 सप्ताह की प्रेग्नेंट थी। जी उसके बाद पुलिस को करना चाहिए था, एक सेपरेट एफआईआर लिखनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने वो काम नहीं किया। जी पुलिस ने पूरी तरीके से मुकदमे को घुमाने का प्रयास किया। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई और एफएसएल की रिपोर्ट में आया कि उस दिन की घटना में लड़की के कपड़ों से ब्लड स्टेन मिला हुआ है, जी उसके बावजूद भी उस पूरे मुकदमे को दबाने का प्रयास किया। लड़की प्रेग्नेंट थी, ये बात उनके घर वालों को छुपाई गई, घर वालों को पता नहीं चला 5 और 6 महीने तक। अगर टाइमली पता चल जाता तो माननीय न्यायालय के आदेश से उस बच्चे को, 11 साल की जो बच्ची थी, उसके बच्चे का अबॉर्शन भी कराया जा सकता था, अगर न्यायालय आदेश कर देता टाइमली। जी इतना टाइम बीत जाने के बाद पुलिस ने इनको बताया कि ऐसा हुआ आपकी बच्ची के साथ में और बच्ची प्रेग्नेंट है। जी, साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 आरोपियों में से सिर्फ 3 के ऊपर ही एफआईआर लिखी गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं शुद्ध कर दूंगा, आप थोड़ा सा करेक्ट कर दूं उसको। 5 जो आरोपी लड़की पहले दिन से बता रही थी, जिसमें 2 लोगों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक नया लड़का इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, एक नाबालिग नया लड़का इंट्रोड्यूस किया था नया, जो 5 के अलावा था। तो वो जो मूल 5 थे उसमें से 3 को छोड़ दिया गया था। जी, आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहिए। इसी खबर पर हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। जी अरुण। बिल्कुल, जिस तरीके से अधिवक्ता श्री संजीव त्रिवेदी जी बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में लड़की ने पहले दिन जिन 5 लोगों को नामित किया था, उसमें से पुलिस ने जांच में 3 बच्चों को बाहर कर दिया था। 3 युवक थे और बालिग थे, उनको बाहर कर दिया था। और इस घटना में एक नया युवक लेके आई थी जो नाबालिग था, और उसको उस एक नाबालिग बालक को और 2 पुरानी घटना के लोगों को, 3 को जेल भेजा था
और 3 में से जो 2 अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आए हैं, उन्हीं लोगों ने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर 3 दिन पहले जो पीड़िता है उसके पिता से सुलह की बात की। जब वो पीड़िता का जो पिता है वो तैयार नहीं हुआ सुलह करने के लिए, तो उसके साथ मारपीट की, कुल्हाड़ी से, डंडे से उसके साथ मारपीट की, पीड़िता के साथ मारपीट की, पीड़िता की मां के साथ मारपीट की, और मारपीट में पिता को गंभीर चोटें आई। पिता आज भी जिला अस्पताल में इलाज ले रहा है। लगभग 3 दिन पहले ही पीड़िता की तरफ से एक FIR मोरामा थाने में दी जाती है, लेकिन वो जांच के नाम पर 3 दिन से लटकी हुई थी। बीती शाम की बात करें तो बीती शाम भी एक घटना होती है जिसमें वही 5 लोग 5 लोग उसके घर में पहुंचते हैं, दरिंदगी करते हैं, मारपीट करते हैं, और जो उसका छप्पर होता है उसमें आग लगा देते हैं। पूरे मामले में कहीं ना कहीं उस जो पीड़िता का बेटा है 7 माह का, उस बेटे को मारने की साजिश होती है, और इस साजिश में कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस जिम्मेदार होती है, जो उन दरिंदों पे जो लगातार 3 दिन से उसके पीछे पड़े होते हैं, पीड़िता के पीछे पड़े होते हैं, पीड़िता के बच्चे को मारने की साजिश रच रहे होते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करती है। अगर आज की बात करें तो जो अभी तात्कालिक स्थिति है उसमें बताया गया है, जो पीड़िता की बहन है 4 माह की, वो लगभग 45% जल चुकी है, और जो पीड़िता का बेटा है लगभग 6 माह का, वो भी 35% जला हुआ है। इस पूरे मामले में जब बाल कल्याण समिति हरकत में आई, उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आता है। और जी अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी साथ ही अरुण आप अनम्यूट कर लीजिए। जी शायद अरुण तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। तो लगातार गैंगरेप पीड़िता के घर पर आरोपी तांडव करते नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिस भी कार्यवाही कुछ नहीं करती दिख रही है। जी अरुण बात अपनी पूरी आप कीजिए। हाँ, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस को जो मुकदमा 4 दिन पहले लिख लेना चाहिए था, 3 दिन पहले लिख लेना चाहिए था, उस पूरे मुकदमे को पुलिस टालती रही, 3 दिन तक टालती रही। और जब कल की घटना दोबारा हो जाती है जिसमें पीड़िता के घर में दबंग जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, पीड़िता के बेटे को मारने की साजिश रचते हैं, और उसकी बहन इसमें झुलस जाती है, जो अबोध होती है, 4 माह की होती है, वो भी इसमें झुलस जाती है और 45% तक जल जाती है। अगर बात करें तो प्रशासन को जो कार्रवाई समय रहते कर लेना चाहिए था, वो कार्रवाई प्रशासन ने समय रहते नहीं की, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई है। आज दावा किया जाता है कि न्याय घर तक पहुंच रहा है, न्याय दरवाजे तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर इस मामले में बात करें तो पीड़िता लगभग 480 दिनों से न्याय के लिए गुहार लगा रही है। उन्नाव शहर मुख्यालय तक दौड़ दौड़ के आ रही है। जिस उम्र में पीड़िता को खेलना चाहिए था, खेलने की जो उम्र होती है, उस उम्र में पीड़िता मां बनकर अपने बच्चे का लालन पालन कर रही है। आज की बात करें तो आज पीड़िता की उम्र लगभग 13 साल कानूनी रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि 13 वर्ष की है। इसके पहले जिस समय उसके साथ एक कुकृत्य होता है, जिस समय सामूहिक दुष्कर्म होता है, जब वो रात में अपने घर से निकलकर दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रही होती, उसी समय उसको 5 लोग अगवा कर ले जाते हैं और एक कब्रिस्तान ले जाके उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद भी उसको समय रहते न्याय नहीं मिला, और आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें यह है कि उस बच्चे को अब मारने की साजिश रची जा रही है। जी साथ ही आरोपी कहीं ना कहीं ये सब करके पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं केस वापस लेने का। की जो शुरुआत होती है वो यही है कि सुलह कर लो इस पूरे मामले को लेकर के, जिसमें पीड़िता लड़ाई लड़ना चाहती है। पीड़िता जो अभी नाबालिग है, 13 वर्ष की उसकी मात्र उम्र है, और बच्चे का लालन पालन करने के साथ वो चाहती है कि बच्चे को उसके पिता का नाम मिले, और जो इसमें आरोपी है उनको सजा मिले। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, और जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, स्थानीय जो थाने के जिम्मेदार लोग हैं, उनके द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। अरुण हम आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे और हम वकील साहब से जानना चाहेंगे कि अब आगे की क्या कार्यवाही की जाएगी। हेलो जी संजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? अभी हम माननीय न्यायालय पे एप्लीकेशन डालेंगे, क्योंकि इनके पुराने कुछ मुकदमे पेंडिंग हैं जो पुलिस ने FIR नहीं जिन पर लिखी, वो 156(3) के माध्यम से माननीय न्यायालय में हमने एप्लीकेशन डाल रखी है, प्रार्थना पत्र दे रखा है। 20 तारीख उसमें तारीख लगी हुई है,
उसके लिए उस मुकदमे लिखाने के लिए माननीय न्यायालय से गुजारिश करेंगे। दूसरा, इसमें कुछ अपराधियों को छोड़ दिया गया था, उनको उसमें नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन देंगे। और जिन लोगों को भी माननीय न्यायालय से जमानत मिल गई है, उन जमानत को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना पत्र हमको माननीय न्यायालय में देना है कि उनके जमानत प्रार्थना पत्र रद्द किया जाए, उनको दोबारा से जेल भेज दिया जाए, वरना इन लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। जी, साथ ही हम अरुण जी आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपके कुछ सवाल हो वकील जी से, अगर आप कुछ पूछना चाहें। अरुण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अरुण जी, क्या आप तक हमारी आवाज जा रही है? जी, सुन रहा हूं। आपके अगर कोई सवाल हो तो पीड़िता के वकील से आप कर सकते हैं। संजीव जी, ये परिस्थितियां लगातार बन रही हैं, लगातार पीड़िता को जो न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक दौड़ के आती है, उसके साथ इस तरीके की दुस्साहिक वारदात की जाती है। और पहले ही दिन से उसको जो न्याय के लिए गुहार लगा रही होती है, उसके साथ इतनी दरिंदगी होती है। और जो 5 नाम देती है, तो किन परिस्थितियों में वो 5 नाम दर्ज नहीं किए जाते हैं? आखिर वो 5 नाम में कौन से उनमें कौन सी ऐसी ताकत है जिसके चलते उनको छोड़ा जा रहा है? क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो जो 5 नाम है, उसमें से 2 नाम ही पुलिस ने अपने मूल एफआईआर में रखे थे, मूल जो चार्जशीट फाइल की थी। 3 नाम छोड़ दिए गए। उससे मुझे ये लगता है, और लगातार ये पीड़िता और पीड़िता का परिवार उन लोगों के खिलाफ धमकी और मारपीट और जान से मारने का जिनका बार बार प्रयास रहता था, उसकी एप्लीकेशन देती रही। लगभग 50 एप्लीकेशन अब तक दी गई होंगी डिफरेंट एजेंसीज को। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि ये लोग मूल उसके गवाह भी थे और पीड़िता भी थी वो। लेकिन किसी भी तरीके की कोई सुविधा या किसी तरीके का न्याय इनको त्वरित मिल पाए, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। और ये परिवार लगातार परेशान रहता। वहां से मौरावा से उन्नाव की दूरी लगभग 5.5 घंटा इनकी, जैसा ये लोग बताते थे आके मुझे, कि 5-5.5 घंटा इनको सिर्फ आने में लगता था वहां से, क्योंकि डायरेक्ट रूट नहीं था शायद वहां से इनको कोई बस या कोई ऐसा। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ये दलित परिवार से आते हैं और SC/ST एक्ट किसी भी अपराध में, किसी भी एफआईआर में नहीं लगाया गया पुलिस के द्वारा। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस अपनी जांच को सिर्फ थाने लेवल पर ही नियंत्रित करना चाह रही थी, क्योंकि अगर SC/ST लग जाता तो निश्चित रूप से उसकी जांच क्षेत्राधिकारी पूर्वा को मिलती। लेकिन पुलिस ने, जो स्थानीय पुलिस मोरामा पुलिस थी, पुलिस ने अपने हर एफआईआर में SC/ST एक्ट जो की धारा है उसको हटा दिया। उससे यह लगता है कि कहीं न कहीं वो अपने थाने के लेवल से बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे थे। शायद वो लोग जो अभियुक्त इसके हैं, जिनका नाम निकाला गया, वो बहुत ताकतवर होंगे, या उनके पीछे जो लोग होंगे वो बहुत ताकतवर होंगे, इसीलिए वो थाने लेवल पर ही उसको मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा था। संजीव जी, एक चीज और है, कल पुलिस ने पीड़िता के भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाया था, ये वायरल कराया था, जिसमें कोई एक व्यक्ति है जो पीड़िता के भाई से बात कर रहा है और आग लगाने वालों का नाम पूछ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है न्याय आपके द्वार, और दूसरी तरफ न्याय देने से पहले इस तरीके से उसको घुमाया गया कि जांच में कहीं ना कहीं इसको निपटा दिया जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें देखिए, एक तो बात है कि अगर पुलिस ने, वो अभी मेरे वीडियो मेरे संज्ञान में आया नहीं है, और अगर ऐसा कोई वीडियो ने पुलिस ने जारी किया है तो निश्चित रूप से उस वीडियो को बनाने वाले का भी नाम पुलिस को जारी करना चाहिए था। किन के आदेश से वो वीडियो बनाया गया था, किन परिस्थितियों में वीडियो बनाया गया है, और वो कहाँ का वीडियो है और कब का वीडियो है, कल का वीडियो है या इससे पहले की घटना का वीडियो है। ऐसा कोई आप जैसा मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है शायद ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है वीडियो से। आपको भी शायद स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूरा वीडियो मैंने नहीं देखा है अभी तक है, कुछ मेरे पास आए थे शॉर्ट्स, लेकिन समय के अभाव में मैंने पूरा देख नहीं पाया उसको। लेकिन पुलिस ने उसको स्पष्ट नहीं किया वो वीडियो किसके आदेश से बना, कब बनाया गया है, क्या पुलिस ने बनाया है, अगर पुलिस ने बनाया है तो किस लेवल के अधिकारी ने बनाया है, दरोगा ने बनाया है या किसी कांस्टेबल ने बनाया, या राह चलते किसी नागरिक ने बनाया है। वो बच्चे कहाँ के हैं, कौन है? संजीव जी, जी संजीव जी, ऐसा है कि वीडियो की बात तो बाद में करते हैं। पहले ये है कि सरकार कहती है न्याय आपके द्वार, दूसरी तरफ न्याय पाने के लिए पीड़िता 55 किलोमीटर लगभग 5.5 घंटे का समय व्यतीत करके उन्नाव पहुंचती, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है।
उसके साथ दरिंदगी हो रही है। स्थानीय प्रशासन जिसको एफआईआर तत्काल दर्ज करना चाहिए, वो एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है। क्या कारण लग रहा है आपको, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार हो रहा है? देखिए अरुण जी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो जो अभियुक्त हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, या उनके पीछे जो लोग हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, या पुलिस का अपना कोई व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट होगा जिसके कारण ये इन पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाह रहा हूँ। बड़ी कभी कभी इनका जब मैं मुकदमा देख रहा था, जाड़ों के समय में ये लोग आते थे, और एक दो बार ऐसा हुआ कि जब इनका एक लड़का 3 साल का है, उसका हाथ तोड़ा गया उन अभियुक्तों के द्वारा। उसकी एफआईआर देने के लिए जब पुलिस के पास गए तो इनको दिन भर बैठाला गया। उसके बाद भी एफआईआर लिखी नहीं गई। हम लोग माननीय न्यायालय में 156 दिन का मुकदमा लेके गए। इनको रात कभी कभी ऐसा होता था, इनको 5, साढ़े 5, 6 बज जाता था यहाँ हमारे चेम्बर में। उसके बाद जब मैं इनसे कहता था कि आप घर जाओ, तो ये कहते थे हम अगर बाबूजी आप घर जाएंगे तो हमको मार देंगे वो रास्ते में, क्योंकि अब हम 10 बजे रात में या 11 बजे घर पहुंचेंगे जाके। तो एक दो बार ऐसा हुआ है इनके पूरे परिवार के साथ में कि इनको उन्नाव स्टेशन पर रात में अपनी रात बितानी पड़ी है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि एक गरीब व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा है अपने न्याय प्राप्त करने के लिए, और प्रशासन से किसी भी तरीके का उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ना उसकी बात सुनने के लिए कोई अधिकारी राजी है। जब भी इनके घर कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी गया, या कोई दरोगा या इंस्पेक्टर लेवल का कोई आदमी गया, तो उसने सिर्फ यही कहा कि तुम मुकदमा क्यों लड़ रहे हो, तुम इस मुकदमे से क्यों नहीं बाहर हो जाते हो, इतना परेशानी के बाद भी तुम मुकदमा लड़ रहे हो। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ये महिला बार बार आती थी और उसकी एप्लीकेशन हर बार हम लोग देते थे, स्थानीय प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को, और प्रदेश लेवल के बड़े अधिकारियों को भी दिया गया एप्लीकेशन, आईजीआरएस के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई न्याय इनके परिवार को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। जी, लगातार अपराधियों की दबंग प्रवृत्ति देखने को सामने मिल रही है। साथ ही आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए। दबंगों की लगातार दबंगई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, और साथ ही पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसमें दबंग लगातार पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं पुलिस और आला अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। साथ ही देखना अब ये होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं, या न्याय मिलता भी है तो कितने समय में। लगातार पीड़ित परिवार को दबंगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथ ही एक बड़ी खबर भी पता चली है, जिसमें 5 आरोपियों में से मात्र 2 के नाम पर ही एफआईआर लिखी गई है।